अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन सेट चैनल में। दिस इज़ मिस तारीन। आज हमारी क्लास 11 बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, और इसके साथ साथ हम कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टीज़ और इसकी क्लासिफिकेशन को भी डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट को स्टार्ट करने से पहले इसके वर्ड को समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बेसिकली किन वर्ड्स से कंप्राइज हुआ है। नाउ कार्बो मीन्स कार्बन एंड हाइड्रेट मीन्स वाटर। इसके वर्ड को अगर हम देखें तो कार्बो मीन्स कार्बन होता है और हाइड्रेट जहाँ भी लिखा होता है इसका मतलब होता है वाटर मीन्स H2। अगर हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट किन किन कंपाउंड्स या किन किन एलिमेंट से मिलकर बना होता है, तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। मीन्स अगर हम कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर को चेक करें कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स या किस टाइप के एलिमेंट्स फाउंड होते हैं, तो उसके अंदर बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, वो जैसे ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। नाउ वी वर डिस्कसिंग के कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हमने पढ़ा कि कार्बो मीन्स कार्बन और हाइड्रेट मीन्स वाटर। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट बेसिकली इज़ द हाइड्रेट ऑफ कार्बन। हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो बेसिकली हमारे पास कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। आप बहुत सारी जगहों पर देखेंगे कि वहाँ लिखा होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। नाउ व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट का जो फार्मूला होता है, इस फार्मूले को अगर आप देखें तो कार्बोहाइड्रेट का हमारे पास जो फार्मूला होता है उसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है वो सेम एज इट इज़ होती है एज इन वाटर। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को हम हाइड्रेट ऑफ कार्बन इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्वांटिटी है वो सेम वाटर वाली कंपोजिशन जैसी ही है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, कार्बोहाइड्रेट बना होता है ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन का। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसके अंदर कार्बन भी मिलेगा आपको, हाइड्रोजन भी मिलेगा और ऑक्सीजन भी मिलेगा। लेकिन इसको हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इस कंडीशन की वजह से कह रहे हैं बिकॉज इसके अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो वाटर वाले रेशो में फाउंड होती है। अब इसकी एग्जांपल इस तरीके से, जैसे सपोज़ करें हमारे पास ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल मौजूद है विच इज़ C6H12O6। नाउ नोट करें, अगर मैं इसको जर्नल इस फार्मूले में क्लोज करना चाहूँ, ठीक है, जर्नल इस फार्मूले में क्लोज करने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसका सिंपल एम्पेरिकल फार्मूला लिखूँ तो बन जाएगा C1H2 and O। किस तरीके से आया? 6 1 6, 6 2 12 एंड 6 1 6। तो हमारे पास इसका जर्नल एम्पेरिकल फार्मूला आ गया C1H2 and O। अब चेक करें कि यहाँ जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, वी नो ग्लूकोज इज़ ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, तो चेक करें कि इसके अंदर जो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो आया है वो सेम एज इट इज़ वाटर की तरह है। वाटर के अंदर भी आपके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन से डबल टाइम ज़्यादा होते हैं, और यहाँ कार्बोहाइड्रेट में भी चेक करें कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स या हाइड्रोजन के एटम्स ऑक्सीजन से डबल टाइम ज़्यादा हैं। व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स कि ऑक्सीजन अगर यहाँ पे 6 हैं, मीन्स अगर ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन के 6 एटम हैं तो हाइड्रोजन उससे डबल टाइम है, मीन्स हाइड्रोजन 12 टाइम है। तो इसीलिए हम ग्लूकोज को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का नेम देते हैं। उसके बाद अगर हम डेफिनेशन देखें कार्बोहाइड्रेट की, विच इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड देट आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। अब इसके अंदर समझने के लिए बेसिकली हमारे पास 3 वर्ड्स मेन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकंड पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड एंड थर्ड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। सबसे पहले हम इन 3 वर्ड्स को समझते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब होता है वो कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट बॉन्डिंग करें। जैसे अगर आपको यहाँ ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दिख रहा है तो इसके अंदर भी कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट बॉन्डिंग की हुई है, इसीलिए इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम देते हैं। या अगर मैं इसको आपको सिंपल टर्म में समझाने की कोशिश करूँ तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के मिलके बने होते हैं। उसके बाद हम बात करें व्हाट आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो सबसे पहले हम अल्डिहाइड और कीटोन को समझते हैं कि ये बेसिकली है क्या चीज़।
अल्डिहाइड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें विच इज़ RCHO, और उसके बाद अगर हम कीटोन का स्ट्रक्चर देखें विच इज़ RCO एंड R। नाउ व्हाट डज इट मीन? इट मीन जहाँ भी आपके पास R लगा हुआ है इट मीन्स ये आपके पास अल्केन का रेडिकल है। नाउ व्हाट इज़ अल्केन रेडिकल? अल्केन रेडिकल बेसिकली हमारे पास ये भी एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। अब किस तरीके से इसका अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं ताकि आपको ये अल्डिहाइड और कीटोन का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए। अब यहाँ चेक करें, मैंने 2 स्ट्रक्चर्स बनाए। फर्स्ट स्ट्रक्चर में चेक करें कि यहाँ हमारे पास कार्बन के नीचे पूरा एक मॉलिक्यूल मौजूद है, ठीक है। तो कार्बन के नीचे हमारे पास ये जो पूरा मॉलिक्यूल दिख रहा है हमें, इसको हम बोलते हैं अल्केन रेडिकल, ठीक है। इसको हम मैं शो कर रही हूँ R से। उसके बाद यहाँ नोट करें कि यहाँ हमारे पास C है, मींस कार्बन है, और कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डिंग की हुई है और साथ में कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्डिंग की हुई है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है पॉली हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। ना इसको मैंने पॉली हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड का नेम क्यों दिया? पॉली मीन्स मैनी एंड हाइड्रोक्सी मीन्स वो कंपाउंड जिसके साथ क्या लगा होता है? OH लगा होता है। आप चेक करें इसके अंदर आपको OH भी दिख रहे हैं। और इसको मैंने पॉली का नेम क्यों दिया? पॉली का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा OH कंपाउंड्स। तो यहाँ आपको OH कंपाउंड जो है वो 2 दिख रहे हैं, इसलिए इसको हमने बोल दिया पॉली हाइड्रोक्सी। और इसको हमने अल्डिहाइड का नेम क्यों दिया? बिकॉज इसका जो फार्मूला है वो बिल्कुल अल्डिहाइड से मैच कर रहा है। कैसे मैच कर रहा है? यहाँ कार्बन ने अल्केन रेडिकल के साथ बॉन्डिंग की हुई है और साथ में ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डिंग बना के हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्डिंग बनाई हुई है। इसकी अगर हम सिंपल से टर्म समझने की कोशिश करेंगे पॉली हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड की क्या पहचान होती है, तो इसकी पहचान ये होती है कि कार्बन के एक साइड पे अल्केन रेडिकल होता है और कार्बन के दूसरे साइड पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से अगर हम कीटोन की बात करें कि हमारे पास पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन क्या होंगे, तो यहाँ चेक करें कि पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन की पहचान ये होती है कि कार्बन के अपर साइड पे भी आपको अल्केन रेडिकल मिलेगा और कार्बन के लोअर साइड पे भी आपको अल्केन रेडिकल मिलेगा। मींस कार्बन के ऊपर भी आपको R दिखेगा और कार्बन के जो डाउनवर्ड साइड है वहाँ भी आपको R ही दिखेगा। तो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है कि कार्बन के एक साइड पे भी R है, तो चेक करें कार्बन के एक साइड पे भी अल्केन रेडिकल है। और कार्बन के साथ ऑक्सीजन ने क्या बॉन्डिंग की हुई होगी? डबल बॉन्डिंग की हुई होगी। तो यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन ने डबल बॉन्डिंग की हुई है और साथ में दूसरा साइड भी आपको क्या मिलेगा? अल्केन रेडिकल मिलेगा। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल कीटोन के स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है। कैसे मैच कर रहा है? बिकॉज दोनों साइड पे अल्केन रेडिकल प्रेजेंट है और सेंटर में बिटवीन में कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डिंग की हुई है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कीटोन का नेम देते हैं जिसके अंदर दोनों साइड पे अल्केन रेडिकल अटैच हुए हुए होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे? पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन। अब पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन हम क्यों कह रहे हैं? पॉली मीन्स मैनी और हाइड्रोक्सी मीन्स इसके अंदर 2 हाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और साथ में इसका स्ट्रक्चर कीटोन से मैच कर रहा है, इसलिए इसको हमने बोल दिया पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन। तो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, मतलब वो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं और वो या तो पॉली हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स होते हैं, मीन्स या तो उनका स्ट्रक्चर हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड की तरह होता है या फिर उनका स्ट्रक्चर पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन की तरह होता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की कि कार्बोहाइड्रेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। So we know there are 2 type of property. First is chemical property and second is physical property. तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं कि वो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, सो दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ईज़िली वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं। वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबल क्यों हो जाते हैं? बिकॉज इनके अंदर एक हाइड्रोक्सी एलिमेंट या हाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। जैसा कि हमने अल्डिहाइड और कीटोन का जब स्ट्रक्चर देखा था उसके अंदर हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर OH ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो इसी OH ग्रुप की वजह से कार्बोहाइड्रेट वाटर के अंदर इजीली सॉल्युबल है, यानी कि इजीली इसके अंदर डिज़ोल्व या हल हो जाता है।
उसके बाद अगर हम कार्बोहाइड्रेट की सेकंड प्रॉपर्टी को देखें तो कार्बोहाइड्रेट डिफरेंट कंपाउंड्स को इजीली रिड्यूस कर देता है। अब सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज़ रिडक्शन, उसके बाद आपको कार्बोहाइड्रेट की ये सेकंड प्रॉपर्टी समझ में आएगी। उसके लिए हम देखते हैं एक इक्वेशन। यहाँ एक इक्वेशन लिखी हुई है जिसके अंदर आपको दिख रहा है ग्लूकोज और साथ में कॉपर के कुछ मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोक्सी कंपाउंड। अब यहाँ चेक करें कि कॉपर के ऊपर +2 गिवन है, मीन्स कॉपर ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऑलरेडी लॉस किया हुआ है। जब भी किसी भी एटम के ऊपर प्लस का साइन होता है इट मीन्स उसने किसी न किसी इलेक्ट्रॉन को लॉस किया हुआ है। तो यहाँ कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया हुआ है। अब जब ये कॉपर इस ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगा और साथ में हाइड्रोक्सी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा, तो आप चेक करें रिएक्शन के दूसरे साइड पे कि ग्लूकोज ने जब इस कॉपर के साथ रिएक्ट किया तो ख़ुद ग्लूकोज चेंज हो गया ग्लूकोनिक एसिड के अंदर, और ग्लूकोनिक एसिड के साथ चेंज होने के साथ साथ यहाँ चेक करें कि कॉपर से हमारा बन गया कॉपर 1 ऑक्साइड। अब कॉपर 1 ऑक्साइड का मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि पहले कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किए हुए थे और अब यहाँ कॉपर ने कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया हुआ है? 1। इट मीन्स कॉपर ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इसी वजह से वो 2 से किस में चेंज हो गया? 1 में चेंज हो गया। सो अगर हम बात करें कि किस तरीके से कॉपर के पास जब 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए थे तो अब 1 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से लॉस हुए? वो इस तरीके से लॉस हुए हैं कि ग्लूकोज ने जब कॉपर के साथ रिएक्ट किया तो ग्लूकोज ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया कॉपर को। तो जब ग्लूकोज ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया कॉपर को तो कॉपर के अंदर जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज रह गई। तो वो एटम या वो कंपाउंड जो अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे या किसी भी इलेक्ट्रॉन को लॉस करके किसी और कंपाउंड को दे दे, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं रिड्यूसिंग कंपाउंड्स। तो यहाँ रिड्यूस कौन हुआ? ग्लूकोज हुई। क्यों ग्लूकोज रिड्यूस हुई है? बिकॉज इसने अपने इलेक्ट्रॉन को कॉपर को डोनेट कर दिया। तो वो तमाम कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करके किसी और एटम को ट्रांसफ़र करते हैं उनको हम रिड्यूसिंग कंपाउंड बोलते हैं। और इसीलिए ग्लूकोज या जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो बेसिकली हमारे पास रिड्यूसिंग कंपाउंड्स ही होते हैं। उसके बाद अगर हम कार्बोहाइड्रेट की थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें, सो ये हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू सिंपल शुगर के अंदर चेंज हो सकते हैं। मीन्स अगर कोई एंजाइम रिएक्ट करे या एंजाइम अगर रिएक्शन करवाए कार्बोहाइड्रेट का, तो हमारे पास अगर कोई एक बड़ा पॉलीमर मौजूद है किसी कार्बोहाइड्रेट का, तो वो हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू सिंपल शुगर के अंदर चेंज हो सकता है। कैसे चेंज होता है इसकी इक्वेशन हम देखते हैं। अब यहाँ चेक करें कि हमने यहाँ 2 कंपाउंड्स लिखे हैं। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं माल्टोस और ये हमारे पास वाटर है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसको हम हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस क्यों बोल रहे हैं। बिकॉज वी नो इन द हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस एक जो लार्ज पॉलीमर होता है वो स्मॉल मोनोमर के अंदर चेंज हो जाता है। तब यहाँ चेक करें ये जो लार्ज मोनोमर है ये स्मॉल मोनोमर के अंदर क्या हो गया? चेंज हो गया। और इसको हमने हाइड्रोलाइसिस क्यों बोला? क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर हम वाटर को यूज़ करें। तो जिस भी रिएक्शन के अंदर एक लार्ज पॉलीमर स्मॉल मोनोमर में चेंज हो जाए इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ऐसे रिएक्शन को, ऐसे प्रोसेस को हम हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस का नेम देते हैं। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू ये सिंपल शुगर के अंदर कैसे चेंज हुआ। यहाँ देखें हमारे पास ये माल्टोस का एक बड़ा पॉलीमर मौजूद है और जब मैंने इसको वाटर प्रोवाइड किया तो यहाँ जो माल्टोस है वो चेंज हो गया सिंपल शुगर में, जिसको हम ग्लूकोज का नेम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी एंजाइम आकर उस पर रिएक्शन करते हैं और वाटर जब प्रेजेंट होता है तो कार्बोहाइड्रेट एक स्मॉल या सिंपल शुगर के अंदर या सिंपल ग्लूकोज के अंदर चेंज हो जाता है। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की कि वो दिखने में किस तरीके से होते हैं। सो हमारे पास जो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो या तो कलरलेस होता है, मीन्स या तो उनका कोई कलर नहीं होता, या फिर वो मोस्टली वाइट होते हैं। मीन्स जब भी आप कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे तो आपको इनके 2 टाइप के कंपाउंड्स दिखेंगे, या तो वो कलरलेस होंगे, मीन्स या तो उनका कोई कलर नहीं होगा, या अगर उनका कलर होगा तो वो वाइट फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। उसके बाद अगर हम कार्बोहाइड्रेट की मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं। मीन्स अगर इनको आप
बहुत कम टेम्परेचर देंगे तो उस कम टेम्परेचर के ऊपर भी कार्बोहाइड्रेट इजीली मेल्ट हो जाते हैं या इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं। मीन्स इनके अंदर के जितने भी बॉन्डिंग है, अगर आप इसको थोड़ी सी हीट देंगे तो थोड़ी सी हीट में इनके अंदर की जो बॉन्डिंग है वो इजीली क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का जो स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब होता है ऐसे सॉलिड एटम्स या ऐसे सॉलिड मॉलिक्यूल जिनके एटम्स हाईली ऑर्डर्ड में अरेंज्ड हुए होते हैं। मतलब एक ऑर्डरन पैटर्न के थ्रू इनके एटम्स अरेंज हुए होते हैं। इस ऐसे एटम को या ऐसे कंपाउंड को हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का नेम दे रहे होते हैं, बिकॉज इनके अंदर के जो एटम्स होते हैं वो एक ऑर्डर्ड फॉर्म में क्या हुए हुए होते हैं, अरेंज्ड हुए हुए होते हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की जो मेन प्रॉपर्टी में डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ इट्स टेस्ट, कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट होता है स्वीट। कार्बोहाइड्रेट, जिस भी कार्बोहाइड्रेट की अगर आप बात करेंगे तो उसका टेस्ट होगा स्वीट टेस्टिंग, मीन्स वो खाने में थोड़े से मीठे होंगे। तो इसके अंदर हम एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसमें ग्लूकोज आ जाएगा, उसके अलावा फ्रक्टोज या सक्रोज। तो जिस भी कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट में हमारी डिफरेंट क्लासिफिकेशन होती है, लेकिन वो हमने क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ी, इसलिए अगर इसके हम जर्नल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मोस्टली, मैं तमाम कार्बोहाइड्रेट्स की बात नहीं करी, लेकिन मोस्टली हमारे पास जितने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की इसी प्रॉपर्टी की वजह से, बिकॉज ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, तो इसीलिए इनका हम दूसरा नेम देते हैं सैकरम या सैकराइड्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को हम सैकरम या सैकराइड्स इसलिए कहते हैं बिकॉज इनका टेस्ट स्वीट होता है। तो स्वीट टेस्ट होने की वजह से इसको हमने 2 नेम्स दिए, और इसी वजह से हम कार्बोहाइड्रेट को सिंपल फॉर्म में शुगर का नेम भी देते हैं। जहाँ भी शुगर की बात होती है, जहाँ भी कार्बोहाइड्रेट की बात होती है, तो वहाँ हम कार्बोहाइड्रेट की जगह या तो सैकरम लिख देते हैं, या सैकराइड लिख देते हैं, या शुगर लिख देते हैं। तो ये तीनों नेम हमने इसको इसीलिए दिए हैं बिकॉज कार्बोहाइड्रेट्स मोस्टली स्वीट इन टेस्ट होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स क्या है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें डिफरेंट जगह से मिल रहे होते हैं, लेकिन उसका जो सबसे मेन सोर्स है, मतलब सबसे ज़्यादा जो हमें कार्बोहाइड्रेट मिल रहा होता है वो मिलता है फ्रॉम द प्लांट्स। अब प्लांट्स किस तरीके से मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, यहाँ देखें कि इक्वेशन लिखी हुई है विच इज़ वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये मैंने एक रिएक्शन लिखा है, एक प्रोसेस लिखा है जिसके अंदर प्लांट अपना फूड बना रहा होता है, और ऐसे प्रोसेस को हम नेम देते हैं फोटोसाइंथेसिस। ठीक है, फोटोसाइंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है। अब इस रिएक्शन में होता है क्या है, प्लांट यूज़ करता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। जब प्लांट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है तो इस रिएक्शन के थ्रू वो बनाता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अब यहाँ नोट करें कि इन दोनों के रिएक्शन से प्लांट ने क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया, एंड वी नो ग्लूकोज इज़ अ फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। मतलब इस रिएक्शन से हमें क्या मिल गया, कार्बोहाइड्रेट मिल गया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्लांट जो है वो बेसिक एक मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का, यानी कि यहाँ से हमें ईजिली कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम एक वर्ड को समझते हैं विच इज़ सैकराइड। जब आपको समझ में आ जाएगा कि सैकराइड क्या है तो उसके बाद हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट समझना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। नाउ सैकराइड क्या होता है? सो सैकराइड इट इज़ द सिंगल मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कांट बी ब्रोकन। मीन्स ये कार्बोहाइड्रेट का एक सिंगल मोनोमर होता है जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल के लिए सपोज़ करें हमारे पास एक ट्रेन है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ट्रेन कैसे बनी होती है, मतलब ट्रेन किस तरह से दिख रही होती है, तो ट्रेन के अंदर डिफरेंट जो है वो कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो मिलकर एक पूरी ट्रेन बना रहे होते हैं। अब वो डिफरेंट जो है वो कंपार्टमेंट्स होते हैं, 20 भी हो सकते हैं, या वो डिपेंड कर रहा था ट्रेन पे। तो ये डिफरेंट कंपार्टमेंट्स मिलकर एक पूरी ट्रेन बना रहे होते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें कि कार्बोहाइड्रेट किन से मिलकर बने होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट इन सैकराइड से मिलकर ही बने होते हैं। मीन्स ये सैकराइड्स मिलकर हमारा एक कार्बोहाइड्रेट बना रहे होते हैं।
या मैं अगर इसको सिंपल फॉर्म में समझाने की कोशिश करूं तो कार्बोहाइड्रेट के जो मोनोमर्स होते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट इन मोनोमर्स से मिलके बने होते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल ऐसे है, लेट सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नेम है मेल्टोज, ठीक है। मेल्टोज हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट, इसका अगर हम जर्नल फार्मूला देखें विच इज C12H22O11, ये इसका जर्नल फार्मूला है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बना है, तो ये कार्बोहाइड्रेट जिस मोनोमर से मिलके बना होगा उसको हम सैकराइड्स का नेम देंगे। अब ये किस मोनोमर से मिलके बना है, ये हमारे पास 2 ग्लूकोज के जो मोनोमर्स हैं उनसे मिलके बना है। तो जिस ग्लूकोज के मोनोमर्स ने उनको मिलके बनाया है उसको हम नेम दे रहे होते हैं सैकराइड्स का। तो ये दोनों जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है ये हमारे पास सैकराइड्स हैं और ये सैकराइड्स मिलके ही इस कार्बोहाइड्रेट को बना रहे हैं। तो सैकराइड हमारे पास जो है वो सिंगल एक मोनोमर होता है कार्बोहाइड्रेट को, और इसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को मीन्स इस सैकराइड को ब्रेक करें, सो यू कांट ब्रेक इट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इस मेल्टोज को ब्रेक करें तो आप इस मेल्टोज को ईज़िली ब्रेक कर सकते हैं। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन किस तरीके से होती है, और यहाँ मैंने आपको सैकराइड का एक कॉन्सेप्ट क्यों दिया। तो बेसिकली हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन होती है वो इन सैकराइड्स के नंबर की वजह से ही होती है। मीन्स कार्बोहाइड्रेट की हमने जो क्लासिफिकेशन की है, कार्बोहाइड्रेट को जो हमने डिवाइड किया है वो इसके नंबर ऑफ़ मोनोमर्स को देखकर ही डिवाइड किया है, या नंबर ऑफ़ सैकराइड्स को देख के ही किया है। कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन बेसिकली 3 ग्रुप्स में की जाती है। मतलब कार्बोहाइड्रेट को अगर हम क्लासीफाई करें तो उनको हम 3 ग्रुप्स में कर रहे होते हैं। अब 3 ग्रुप्स वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो हमारे पास ग्रुप है वो हमारे पास होता है मोनोसैकेराइड्स। उसके बाद अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करें तो वो हमारे पास होता है ओलिगोसैकेराइड। उसके बाद अगर हम थर्ड ग्रुप की बात करें विच इज़ पॉलीसैकेराइड। तो सबसे पहले हम इसकी जर्नल सी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। उसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन मोनोसैकेराइड्स को, ओलिगोसैकेराइड्स को और पॉलीसैकेराइड्स को। सो मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल, मतलब वो सैकेराइड्स या वो मोनोमर्स या वो कार्बोहाइड्रेट जो सिंगल सैकेराइड से मिलके बने हों उनको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड। वो तमाम कार्बोहाइड्रेट्स जिनके अंदर आपको सिर्फ सिंगल सैकेराइड दिखे या सिर्फ उसके अंदर आपको एक सिंगल मोनोमर दिखे उसको हम मोनोसैकेराइड का नेम दे रहे होते हैं। अब इसकी एग्जांपल में हमारे पास राइबोस, फ्रक्टोस और डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। अब चेक करें राइबोस और फ्रक्टोस को। राइबोस और फ्रक्टोस कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास सिर्फ सिंगल मोनोसैकेराइड से मिलके ही बना है। मीन्स मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत सारे सैकेराइड ने इनको मिलके बनाया, बल्कि ये सिर्फ एक सिंगल सैकेराइड से मिलके बने, इसीलिए इन राइबोस और फ्रक्टोस को हम मोनोसैकेराइड की क्लास के अंदर पुट कर रहे होते हैं। उसके बाद मोनोसैकेराइड की सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सबसे सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमारे पास मोनोसैकेराइड्स होते हैं, और इसको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते या इसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स जैसे मैंने पिछली क्वेश्चन में आपको बताया कि मैं अगर आपसे पूछूं कि इस ग्लूकोज को फर्दर ब्रेक करें तो आप इस ग्लूकोज को फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि ये सबसे सिंपल फॉर्म है, ठीक है। तो इसीलिए इन मोनोसैकेराइड्स को हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें विच इज़ दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर। जो हमारे पास मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो वाटर के अंदर इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं, मतलब ये पानी के अंदर बहुत आसानी के साथ जो है वो हल हो जाते हैं। उसके बाद इसके अगर हम टेस्ट की बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट की वो क्लास है जिसका जो टेस्ट है वो सबसे ज़्यादा स्वीट होता है। मीन्स हमारे पास अगर हम 3 टाइप्स की कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो स्वीट वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो मोनोसैकेराइड्स के अंदर भी फाउंड होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया फ्रक्टोस, तो ये फ्रक्टोस हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जो कि
फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। तो फ्रूट्स को अगर आप फ्रूट्स को जब हम खाते हैं तो हमें आइडिया होता है कि वो बहुत ज़्यादा स्वीट इन टेस्ट होते हैं, तो इसीलिए मोनोसैकेराइड्स को हम कहते हैं कि ये सबसे स्वीटेस्ट फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की। उसके बाद हम बात करते हैं ओलिगोसैकेराइड्स की। तो ओलिगोसैकेराइड हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की वो क्लास होती है जो कि बेसिकली 2 to 10 सैकेराइड्स यूनिट से मिलके बनी होती है, ठीक है। 2 to 10 सैकेराइड्स का मतलब क्या है कि इस सैकेराइड के अंदर यानी कि कार्बोहाइड्रेट की इस क्लास को अगर आप चेक करेंगे तो बेसिकली इसके अंदर या तो आपको 2 सैकेराइड्स मिलेंगे या फिर आपको 2 से लेकर डिफरेंट जो हमारे पास काउंटिंग होती है, इसमें आपको 5 सैकेराइड्स ही मिल सकते हैं, या इसके अंदर आपको 6 सैकेराइड्स ही मिल सकते हैं, या इसके अंदर आपको 3 सैकेराइड्स ही मिल सकते हैं। मीन्स ये आपके पास कार्बोहाइड्रेट की वो क्लास होती है जिसके अंदर 2 से लेकर 10 तक जितनी भी काउंटिंग है उतने आपको सैकेराइड्स मिल सकते हैं। अब इसकी हम एग्जाम्पल को देखते हैं। अब यहाँ एक इक्वेशन लिखी हुई है, देखें ये जो कंपाउंड हमारे पास है इस कंपाउंड को हम बोलते हैं सक्रोज, और सक्रोज हमारे पास ओलिगोसैकेराइड की काइंड में ही आता है। अब इसको हमने ओलिगोसैकेराइड क्यों बोला, चेक करें ये जो सक्रोज है, ये जो ओलिगोसैकेराइड्स है, ये हमारे पास 2 सैकेराइड से मिलकर बना है। दिस इज फर्स्ट सैकेराइड एंड दिस इज सेकंड सैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड बेसिकली या तो 2 सैकेराइड से मिलकर बने होते हैं या 2 से लेकर 10 तक सैकेराइड से मिलकर ही बने होते हैं। सो इस इक्वेशन के थ्रू आप इजीली देख सकते हैं कि ये जो सक्रोज है इन 2 ग्लूकोज करें कि जब ये 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, जिसमें से फर्स्ट को हम बोलते हैं ये हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और सेकंड हमारे पास फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। तो जब ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर मिलके कंबाइन हुए तो इन्होंने रिएक्शन में बना दिया सक्रोज, और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो गया, रिलीज़ हो गया। वाटर का मॉलिक्यूल क्यों रिलीज़ हुआ, क्योंकि जब भी मोनोमर्स कंबाइन होते हैं और एक पॉलीमोनोमर बनता है तो उस रिएक्शन के अंदर वाटर की क्या होती है, रिमूवल होती है। तो ओलिगोसैकेराइड्स बनते वक्त वाटर की क्या हो रही है, रिमूवल हो रही है। उसके बाद हम कहते हैं कि हम इनकी हाइड्रोलाइसिस भी करवा सकते हैं, मीन्स इसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं। ब्रेक कैसे कर सकते हैं, अब आप खुद सोचें कि अगर हमारे पास ये सक्रोज का मॉलिक्यूल है और मैं कहूँ कि क्या इसको हम हाइड्रोलाइज करवा सकते हैं, क्या हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, सो बिल्कुल इसको हम ब्रेक कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। मीन्स जब हम इस मॉलिक्यूल को, इस कंपाउंड को वाटर प्रोवाइड करेंगे तो ये ओलिगोसैकेराइड ब्रेक होके मोनोसैकेराइड्स के अंदर इजीली चेंज हो सकता है। उसके बाद ओलिगोसैकेराइड वाटर के अंदर लेस सॉल्युबल है, मीन्स ये वाटर के अंदर सॉल्युबल तो हैं बट लेस सॉल्युबल है एज़ कम्पेयर टू मोनोसैकेराइड। उसके अलावा इनकी अगर हम टेस्ट की बात करें तो ये लेस स्वीटेन टेस्ट होते हैं। जिस तरीके से हमने कहा था कि मोनोसैकेराइड सबसे स्वीटेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, तो उसके बाद जो फॉर्म या जो क्लासिफिकेशन जिसके अंदर ओलिगोसैकेराइड आती है, ओलिगोसैकेराइड थोड़े टेस्ट के अंदर लेस स्वीट होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की। पोली मीन्स मेनी, मीन्स ये वो कार्बोहाइड्रेट की वो काइंड है जिसके अंदर आपको 10 से ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे, 10 से ज़्यादा सैकेराइड्स मिलेंगे, और ये आपके पास कार्बोहाइड्रेट का सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है बिकॉज इसके अंदर आपको 10 से ज़्यादा मोनोमर्स मिल रहे हैं। उसके अलावा इसकी अगर हम हाइड्रोलाइसिस करवाएं, अगर कार्बोहाइड्रेट की इस काइंड को हम ब्रेक करें तो ब्रेक करने के बाद एट लीस्ट हमें 11 मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं। 11 मोनोसैकेराइड्स क्यों मिलते हैं, मैंने आपको क्या बोला कि ये पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट की वो काइंड है जिसके अंदर 10 से ज़्यादा यूनिट्स हैं। अब 10 से ज़्यादा क्या काउंटिंग आती है आपकी, 11। तो जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो हमें एटलीस्ट कितने मोनोमर्स मिल जाएंगे, 11 मोनोमर्स मिल जाएंगे। और इसके अलावा ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, मीन्स ये कार्बोहाइड्रेट की वो काइंड है जो कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, ड्यू टू इट्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है जिसकी वजह से वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकती, और ये बिल्कुल टेस्ट प्लेस होते हैं। मतलब अगर इसके हम टेस्ट की बात करें तो इसका कोई भी टेस्ट नहीं होता। और इसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आ जाएगा स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, पेक्टिन। सो इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स के अंदर ही आते हैं। स्टार्च हमारे पास प्लांट का प्रोडक्ट है, मीन्स प्लांट की जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं
प्लांट उन ग्लूकोज के एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल को अपनी बॉडी में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करता है। और इसी तरीके से एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स के अंदर जो ग्लूकोज के एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स होते हैं, एनिमल उस ग्लूकोज के एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स को ग्लाइकोजन की फॉर्म में बॉडी में स्टोर करता है। सेल्यूलोज और पेक्टिन की बात करें तो ये प्लांट्स की सेल वॉल में पाया जाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट कंपाउंड्स है जो कि पॉलीसैकेराइड की काइंड में आते हैं और ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं? क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर 10 से ज़्यादा आपको मोनोमर्स मिल रहे होते हैं। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यही एंड होता है। कमिंग लेक्चर के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। उसके साथ साथ हम इसके अंदर मोनोसैकेराइड के केमिकल स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उस क्वेरी को, उस प्रॉब्लम को शॉर्ट्स के थ्रू अपलोड करने की कोशिश करूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।